तो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें इस वक्त भुवनेश्वर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं रोड शो करने के लिए। और अपने आप में आज के दिन की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री तेलंगाना और महाराष्ट्र में थे और उसके बाद उन्होंने वहां पर 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया और अब शाम में भुवनेश्वर पहुंचे हैं। और हम जानते हैं उड़ीसा में विधानसभा चुनाव भी होने और ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री अब जब उड़ीसा पहुंचे हैं तो ऐसे में 2 दिन का उनका दौरा है। आज रात्रि विश्राम भी प्रधानमंत्री उड़ीसा में ही करेंगे और कल उड़ीसा में वो 3 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। तो अपने आप में बहुत कुछ दांव पे है उड़ीसा में, जहां पे लोकसभा सीटों की बात की जाए, साथ ही साथ राज्य विधानसभा के चुनाव भी उड़ीसा में होने हैं और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और उड़ीसा की अगर बात की जाए तो चौथे दौर में यहाँ पर वोटिंग होनी है और ऐसे में कल यहाँ पर प्रचार शाम को थम जाएगा। उससे पहले प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार की ये तस्वीरें और ये बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। जनपद से वाणी विहार चौक तक करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी प्रधानमंत्री रोड शो के माध्यम से तय करेंगे। हजारों लाखों की संख्या में लोगों के वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री को देखने की जानकारी भी अपने आप में सामने निकल के आ रही है। और प्रधानमंत्री कल कंधमाल, बालांगीर और बरगढ़ में 3 विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। बीजेपी के झंडे उनके हाथों में, सभी के हाथ में मोबाइल, क्योंकि इस तस्वीरों को कैद करने की उत्सुकता नजर आ रही है। विशेष गाड़ी पे एक तरीके से प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उनके साथ में राज्य के तमाम बड़े नेता भी साथ में मौजूद हैं जो कि रोड शो का शिरकत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के साथ में हम देख सकते हैं, क्योंकि उड़ीसा की अगर बात की जाए तो पिछले आम चुनावों में उड़ीसा में लगातार बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है, लेकिन और बेहतर करने के लिए, राज्य की सियासत में और जमीनी पकड़ को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री खुद बीजेपी और एनडीए की ओर से, ये देखिए पुष्प वर्षा साफ तौर से दिखाई पड़ी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। किस प्रकार से पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए लोग हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और कई इस पूरे 2.5 किलोमीटर के इस रोड शो में कई ऐसे मंच भी तैयार किए गए हैं जहां पर विशेष तौर पर उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर और विरासत को एक तरीके से वहां पर उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग और आम लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री की एक झलक को देखने के लिए। प्रधानमंत्री का यह पूरा काफिला यहां से गुजरता हुआ और सड़क के दोनों किनारों पर हजारों की संख्या में, या कहा जाए कुछ लाख लोग के पहुंचने की जानकारी अपने आप में मिल रही है। और अपने आप में हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ गए हैं जो कि भुवनेश्वर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, अगर बात की जाए तो इस रोड शो की खासियत क्या है? लगभग 2.5 किलोमीटर का सफर प्रधानमंत्री तय करने वाले हैं। कौन कौन सी मुख्य जगहें होंगी और कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं? आशुतोष, बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और जिस रास्ते पे ये रोड शो हो रहा है, ये भुवनेश्वर का मुख्य मार्ग है, राजधानी का सबसे बड़ा मुख्य मार्ग, इसको राजपथ कहते हैं, राजपथ जनपथ कहते हैं। जनपथ पर ये रोड शो हो रहा है और ये करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। सड़क के दोनों ओर लोग बड़े उत्साह के साथ जमा हुए हैं, प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, उनके कटआउट जगह जगह लगे हुए हैं और दूसरे सांस्कृतिक चिन्ह जो है उड़ीसा के वो लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री लोग हाथ हिला के लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है। लोग जो है 6 बजे से ही, करीब 6 बजे के पास से ही, उनको मालूम था कि प्रधानमंत्री 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आएंगे, लेकिन 6 बजे से ही जनपद पे भीड़ जमनी शुरू हो गई थी। पूरा वो जो 2.5 किलोमीटर का रास्ता, जो है 2.5 किलोमीटर का रास्ता, इसके दोनों तरफ लोग जमा हुए थे। और जैसे जैसे प्रधानमंत्री के पहुंचने की सूचना लोगों के पास आने लगी या पहुंचने लगी, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। अभी भीड़ एकदम सैलाब उमड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री का चारों तरफ से स्वागत हो रहा है, बहुत ही उत्साह है लोगों। बिल्कुल आशुतोष, आप जो बात का जिक्र कर रहे हैं, जनपद से वाणी विहार चौक तक करीब 2.5 किलोमीटर का ये रास्ता, जहां पर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे हैं। और ऐसे में 10 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जहां पर बड़े बड़े आइकन्स लगाए गए हैं और एक तरीके से कह सकते हैं मंच बनाए गए हैं। और इस पूरे रास्ते पर बड़ी संख्या में न सिर्फ लोग मौजूद हैं, बल्कि उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत और धरोहर का एक तरीके से प्रदर्शित भी किया जा रहा है। बीएमसी कार्यालय हो या आईडीबीआई स्क्वायर हो, रूपाली चौराहा हो, सत्यनगर, जैसे तमाम जो प्रसिद्ध रास्ते बीच में पड़ेंगे, वहां पर एक कला को स्थापित करते हैं। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ पे, पारंपरिक एक तरीके से नृत्य कह लीजिए या एक तरीके से पूरी जो विरासत है उड़ीसा की, वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और जो राज्य के बड़े आइकन्स हैं उनको भी प्रदर्शित किया जा रहा है। आशुतोष, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आप भी इस बात को देख पा रहे होंगे। और ये जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, जहाँ पे पारंपरिक वेशभूषा में राज्य की विरासत को प्रदर्शित करते हुए लोग, ये भी अपने आप में हमारी
एक भारत श्रेष्ठ भारत की धरोहर को साफ तौर से दिखाता है आशुतोष। बिल्कुल बिल्कुल, भारत की धरोहर, उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर जो है, इतना ही नहीं, वो जो चिन्ह लगाए गए हैं, कटआउट लगाए गए हैं जो कि सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हैं, वो तो अपनी जगह। महिलाएं जो उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुई हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में, वो पारंपरिक साड़ी पहने हुए हैं, कहीं संबलपुरी साड़ी पहने हुए हैं और दूसरी साड़ियां जो है या दूसरी वेशभूषा जो है, जो पारंपरिक वेशभूषा है, उस वेशभूषा में मौज है उनका स्वागत करने के लिए। और एक जगह तो मैंने देखा कि एक चित्रकार जो है, प्रधानमंत्री का चित्र जो है, उनका पोर्ट्रेट बना रहे थे। तो लोगों में बहुत ही उत्साह है और उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत जो है, उड़ीसा की विरासत, वो प्रधानमंत्री को दिखाई जाए, वो लोगों के सामने प्रदर्शित की जाए और उसको दिखाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाए, इसके लिए भरपूर तैयारी है। बिल्कुल, एक भरपूर तैयारी इन तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाई पड़ रही है, जब प्रधानमंत्री का पूरा काफिला रोड शो के माध्यम से लोगों के हुजूम के बीच से गुजरता हुआ। लोग उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री खुद उनके बीच से होकर गुजर रहे हैं और प्रधानमंत्री जन समर्थन जुटा रहे हैं। और ऐसे में उड़ीसा में जब लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में आज और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कल शाम प्रचार थम जाएगा उड़ीसा में। उससे पहले जनता के बीच में पहुंचकर जन समर्थन हासिल करना यह दिखाता है कि कैसे बहुत प्रचार में तरीके से जान फूंकते हुए जमीन पर उतरकर उड़ीसा में प्रधानमंत्री मोदी, और जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा कर रहे थे, भुवनेश्वर में वो मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वो लगातार देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे हुए हैं। बहुत से जगह ऐसे आइकन्स के पोस्टर्स लगाए गए हैं, मंच सजाए गए हैं जहां पर लोग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे हैं। तो लोक नृत्य और वाद्य जो यंत्र है उनका भी एक तरीके से एक प्रदर्शन देखने को मिलेगा आशुतोष, क्योंकि जो जानकारी निकल के आ रही थी उसमें आपने महिलाओं का भी जिक्र किया। तो महिलाएं जो पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची हैं, पशापाला जो एक पारंपरिक साड़ी की एक विधा एक तरीके से कहलाती है, इस प्रकार की जो और परंपरागत वेशभूषा है उसमें सज धर कर महिलाएं पहुंची है। तो ये भी अपने आप में एक उत्साह आम लोगों का दिखाता है कि आज एक मौका है अपने उड़ीसा को, एक संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का। आशुतोष। बिल्कुल बिल्कुल, वो पसापल्ली साड़ी जो आप कह रहे हैं, वो बहुत मशहूर साड़ी है, यहाँ की लोग हाथ से बुनते हैं और खास तौर पे ये जो पश्चिमी उड़ीसा के जो बुनकर हैं, वो ऐसी साड़ियां तैयार करते हैं। ये साड़ियां देश विदेश में मशहूर हैं और ये उड़ीसा की जो सांस्कृतिक धरोहर है, इसका प्रतीक है, एक प्रतीक है। तो ये वो इसको पहन के स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री। महिलाएं बड़ी संख्या में, इसको मैंने देखा कि वो पहने हुए हैं और बहुत जगह आप जिन वाद्य यंत्रों का आपने जिक्र किया, कई जगह मैंने देखा कि जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं जैसे नगाड़े वगैरह हों, वो भी मैंने देखे। तो ये सब ये एक पूरी कोशिश है प्रधानमंत्री। तो चलिए, लोगों का उत्साह तो जो है वो अपनी जगह है और ये अपने आप में एक मौका है कि उड़ीसा की जो सांस्कृतिक विरासत है और लोगों का उत्साह जो है, जिस बात का हम और आप जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं, प्रधानमंत्री के विशेष वाहन के आगे करीब 150 महिलाओं की एक विशेष टोली है जो पशापाली की जो पारंपरिक वेशभूषा है उस साड़ी में है। साथ में सर पर उन्होंने साफा भी एक तरीके से बांधा हुआ है, बीजेपी के रंग को लेकर, बीजेपी का जो तरीके से जो कलर्स है, जो प्रतीक है उनके झंडे के प्रतीक है, वो एक तरीके से ये कोशिश दिखाई पड़ रही है कि परंपरा के साथ में बीजेपी कैसे राज्य की इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही है। तो आप जिस बात का जिक्र आशुतोष आप कर रहे थे, वो तस्वीरों में भी साफ दिखाई पड़ रहा है उन महिलाओं की टोली से। आशुतोष। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये भी दिखाने की कोशिश है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री जो है वो अपनी तरफ से, इसको हम कहते हैं वो कमिटमेंट, कि हाँ, यहाँ की जो परंपरा है उसको हमको बचाए रखना है, सिर्फ बचाए उसको बढ़ाना है और उसको दुनिया को दिखाना है, दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है। आपको याद होगा जब G20 का सम्मेलन हो रहा था दिल्ली में, तो वहाँ कोणार्क चक्र रखा गया था। कोणार्क चक्र रखा गया था जो कि ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत का एक खास प्रतीक है। तो प्रधानमंत्री की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो जहाँ जाए वहाँ की सांस्कृतिक विरासत जो हो, वहाँ की संस्कृति जो हो, उभर कर लोगों के सामने आए और दुनिया को दिखे। यहाँ भी वही दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर भी वो दिखाई पड़ रहा है और अपने आप में उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। इसमें पुरुष हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, बच्चे भी हैं। मोबाइल के साथ में तस्वीरों को कैद कर लेने की एक झलक उत्सुकता साफ तौर से दिखाई पड़ रही है लोगों में, क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर देश भर में बहुत बड़ा एक आकर्षण है। उनके व्यक्तित्व को लेकर जिस तरह से बीते 10 वर्षों में देश को वो आगे लेकर गए हैं, तो हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए तत्पर नजर आता है। उस व्यक्ति ने जिसने
दुनिया के मंच पर भारत के मान सम्मान को आगे बढ़ाया है। ऐसे में उस व्यक्ति के साथ अपनी एक तस्वीर हो या उनको देखने का मौका हो, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। और इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी भुवनेश्वर में है। रोड शो के माध्यम से करीब 2.5 किलोमीटर का सफर वो तय करेंगे और हजारों की संख्या में लोग सड़क के किनारे अलग अलग जगहों पे मौजूद हैं। बीजेपी के झंडे नजर आ रहे हैं, जन समर्थन के लिए वो पहुंचे हुए हैं। आशुतोष, प्रधानमंत्री के साथ उनके इस विशेष वाहन पर और कौन कौन मौजूद है, जरा उसका भी जिक्र कर दीजिए। प्रधानमंत्री के साथ देखिए, बीजेपी के यहाँ राज्य के जितने भी शीर्षस्थ नेता हैं, वो मैंने राज्य के जितने शीर्षस्थ नेता हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। यहाँ के कैंडिडेट जो है वो मौजूद, तो ये सारे लोग, इनमें से अधिकांश लोग गए हुए थे वहाँ प्रधानमंत्री की अगवानी करने एयरपोर्ट से। वहाँ जहाँ प्रधानमंत्री आए वहाँ उन्होंने स्वागत किया, उनको साथ में ले आए। तो इस समय सारे के सारे लोग, जिनको आप शीर्षस्थ नेतृत्व जो है बीजेपी का, वो वहाँ मौजूद है और प्रधानमंत्री का स्वागत प्रधानमंत्री के साथ चल रहे हैं। और लोगों में उत्साह इतना है कि इस समय नेतृत्व जो है, मतलब वो भी इस समय दरकिनार हो गया। इस समय सारा फोकस जो है सबका, वो लोग हो चाहे जो भी, सबका प्रधानमंत्री पर है। जो आपने जैसा आपने कहा कि बहुत से लोग ऐसे मतलब फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रति उनका प्रेम जो है, उनका उत्साह जो है, वो उमड़ उमड़ कर सामने आ रहा है, वो दिख रहा है। जैसा आपने कहा कि मतलब उनके मन में एक छवि है प्रधानमंत्री की कि ये वो प्रधानमंत्री है जो देश को इतना आगे लेकर गए, जिन्होंने विदेशों में भारत की छवि को इतना आगे बढ़ाया। ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में इतनी बैठी है। मैंने जैसा आपसे कहा कि 6 बजे से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और जब उन्होंने उनको अपने सामने पाया है तो उनका उत्साह जो है, उनके उत्साह का पारावार नहीं है, वो हर सीमा पार है। जी आशुतोष, क्योंकि आप भुवनेश्वर में मौजूद हैं, सामान्य तौर पर क्या इस सड़क पर या इस पूरे इलाके में इतनी गहमा गहमी भीड़ भाड़ या रहती है, या प्रधानमंत्री के आकर्षण को लेकर उनके प्रति लोगों का जो एक चुंबकत्व, एक तरीके से कह सकते हैं उनके व्यक्तित्व को लेकर, वो एक बड़ी वजह है कि आज हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए? बिल्कुल सही आपने कहा। आमतौर पर इतनी भीड़ इस सड़क पर जब तक कि कोई उत्सव ही न हो, ऐसी भीड़ देखने को नहीं मिलती। लेकिन आज वास्तव में उत्सव का माहौल है। प्रधानमंत्री मौजूद है, प्रधानमंत्री आए हुए, इसलिए उनको देखने के लिए ही ये ऐसी भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है। अदरवाइज ऐसी भीड़ आमतौर पर देखने को यहाँ नहीं मिलती। और ये विहंगम दृश्य आशुतोष आप भी देख रहे हो कि किस तरीके से विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के साथ भी चल रहे हैं और सड़क के दोनों ओर भी लोग मौजूद हैं। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आशुतोष ये भी समझना जरूरी है, देश भर में तो देश का चुनाव हो ही रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में उड़ीसा भी उनमें से एक है जहां पे एक लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तो एक उत्सुकता डबल हो सकती है, लोकतंत्र के पर्व को लेकर लोगों में उत्साह डबल है। उस सब चीजों को आप कैसे देख रहे हैं, जरा उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल सही आपने कहा। उड़ीसा उन कुछ प्रदेशों में से है जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। सच्चाई है, पिछली बार भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव उड़ीसा में एक साथ हुए थे। तो उड़ीसा का महत्व देश के वो उन कुछ राज्यों में से है जहां दोनों चुनाव हो रहे हैं। इसलिए यहाँ लोकतंत्र का ये जो पर्व है, इसका महत्व कहीं और ज्यादा बढ़ गया है। और सारे दल जो इस चुनाव में शिरकत कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उनके लिए भी इस राज्य का महत्व जो है बहुत। प्रधानमंत्री लाइक करते होंगे, वो भी जानते हो, उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी जानते हैं। तो वास्तव और इस समय मतलब उड़ीसा में जो वातावरण है, मैं तो काफी जगहों मैंने घुमा फिरा है, मैंने देखा है, क्योंकि ये दो तरह के दो चुनाव एक साथ हो रहे हैं। और लेकिन चुनाव में अगर इश्यूज को आप देखें, मामलों मुद्दों को देखें, तो वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, मुद्दे प्राय एक जैसे। और सबसे बड़ा मुद्दा है प्रधानमंत्री की इमेज, प्रधानमंत्री की छवि। तो आपने एकदम सही कहा कि क्योंकि यहाँ विधानसभा लोकसभा का चुनाव एक साथ हो रहा है, इसलिए इस राज्य के लिए या देश में इस राज्य का महत्व दूसरे राज्यों से कहीं अधिक है। और इसीलिए आज ये जो उत्साह देख रहे हैं या लोगों की भीड़ जो देख रहे हैं, एक वजह ये भी है। बिल्कुल, और ये उत्साह शायद डबल भी नजर आता है क्योंकि यहाँ दो चुनाव हैं, लोकसभा के विधानसभा के, लेकिन ये विहंगम दृश्य भी अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करता है। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, महिलाओं की वो टोली जो नाचते गाते और एक तरीके से शंखनाद करते हुए बीजेपी के पक्ष में आगे बढ़ रही है। 150 महिलाओं के आसपास की टोली जो पारंपरिक पशापाली जो साड़ी है उसमें मौजूद है। सर पर उन्होंने बीजेपी का साफा है, हाथ में बीजेपी के लिए समर्थन के लिए झंडा है और ऐसे में वो आगे महिलाओं की एक टोली है। उसके बाद प्रधानमंत्री का विशेष
जो एक तरीके से वाहन है उस पर वो मौजूद है और लगातार दोनों सड़क किनारे की ओर प्रधानमंत्री का जन समर्थन जुटाने की कोशिश है। जो भी व्यक्ति किसी भी ओर खड़ा हो, किसी को निराश ना होना पड़े, प्रधानमंत्री की ये कोशिश होती है, चाहे वो दाईं ओर हो चाहे वो बाईं ओर। कई बार लोग सड़क के किनारे बने हुए, चाहे वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो या फिर घर हो, उनकी छतों पे, छज्जों पर, बालकनी में होते हैं, उनकी ओर भी प्रधानमंत्री सीधे तौर से मुखातिब होते हैं। भले ही सीधा संवाद ना हो, लेकिन जिस प्रकार से चेहरे की भाव भंगिमाओं से, एक हंसी के माध्यम से उनके अभिवादन को वो स्वीकार करते हैं, वो सीधे कनेक्ट करता है लोगों को। यहाँ प्रधानमंत्री तक मेरी बात पहुँच गई। यहाँ प्रधानमंत्री को जो स्वागत के लिए हमने उनको कहा वो उन तक पहुंच गया। और ऐसे में आज देखा जाए तो प्रधानमंत्री का दिन भर धुआंधार प्रचार देखने को मिला है आशुतोष, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है इस बात को देखना कि प्रधानमंत्री आज 3 चुनावी रैलियां करते हैं, उसके बाद इस वक्त 2.5 किलोमीटर के आसपास का लंबा रोड शो कर रहे हैं। उनकी ये ऊर्जा, इसको लेकर भी आमतौर पर हमने देखा है जन सामान्य में चर्चा रहती है। उड़ीसा में किस प्रकार की बातें प्रधानमंत्री की इस ऊर्जा को लेकर होती है, कुछ उसके बारे में भी कहिए। नहीं, एकदम सही आपने कहा है। मैं लोगों से बातचीत भी कर रहा था, लोग भी यही कह रहे थे कि देखते हुए रोड शो करके आ रहे हैं, देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रचार करके आ रहे हैं, लेकिन उन लोग उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो स्टेमिना है, उसकी लोग दाद दे रहे थे कि देखिए इतना सब करने के बाद। और कहीं भी उन्होंने लोगों को निराश नहीं किया है। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं उन्होंने कहा कि नहीं मैं यहाँ आऊंगा और वहाँ नहीं गए। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि अगर उन्होंने कोई वायदा किया तो वो पूरा किया। मैं सिर्फ चुनावी वायदों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंपेन वायदों की भी बात कर रहा हूँ। अगर उन्होंने कहा कि कहीं वहां पहुंचेंगे और ऐसे साथ पहुंचेंगे, तो जिस समय पे उन्होंने कहा उस समय पर पहुंचे और जरूर पहुंचे। आपकी ऊर्जा की चर्चा की बात, इसकी बहुत चर्चा लोग, हर आदमी चर्चा कर रहा था कि देखो मैंने ये एक समय था तो इतना उत्साहित है हमसे मिलने के लिए, करता जगहों पर प्रचार करते हैं, फिर भी हमसे मिलने के लिए रोड शो करने के लिए आ रहे हैं। लोगों में उत्साह था और लोगों में बूढ़ी प्रधानमंत्री जी की ऊर्जा। बिल्कुल आशुतोष, आप जो बात कह रहे हैं उसमें एक चीज मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि उड़ीसा में भले ही एक संवाद के लिए भाषा एक थोड़ा सा एक अंतर भले ही क्रिएट करती हो, बावजूद उसके जो प्रधानमंत्री ने काम किया है उसको लेकर सीधी बात पहुंचती नजर आती है आम जनमानस तक। तभी शायद इस प्रकार का उत्साह और उमंग आम लोगों में, उड़ीसा के आम लोगों में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप सीधी बात, अगर आपकी भाषा समान नहीं है, बावजूद उसके आपके अंदर इतना एक उत्साह देखने को मिल रहा है, तो शायद काम है जो कनेक्ट कर रहा है। किस तरह से आप इस बात को देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ जो है भाषा कोई व्यवधान है ही नहीं। एक तो हिंदी ऐसी भाषा है जिसको उड़ीसा में अधिकांश लोग समझते हैं, लेकिन भाषा वैसे भी कभी कोई व्यवधान यहाँ रही नहीं। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की छवि की बात, उनकी छवि ऐसी है कि लोग जानते हैं कि उनका काम बोलता है, उनको जबान से बोलने की जरूरत नहीं, वो जो कहना चाहते हैं उनका काम बताता है। और यहाँ जैसा रोड शो में आप देख रहे हैं, जैसा आपने एकदम सही कहा कि लोगों से सीधा संवाद उनका हो पाए या नहीं पाए, उसकी भाव भंगिमा, उनका लोगों का अभिवादन करने का उनका तरीका जो है वो इतना अच्छा है कि लोगों से अपने आप वो कर उनका फर्क जो अपने आप हो जाता है। तो ये अपने आप में उनका काम बोलता है, लोग उनके काम की प्रशंसा करते हैं। बिल्कुल, काम बोलता है, लोग उनके काम की प्रशंसा करते हैं। आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए लगातार, और हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्रा जी भी इस वक्त जुड़ गए। उनसे भी हम इस पूरे रोड शो को लेकर, या कहा जाए इस वक्त की सियासत या राजनीति की गर्माहट को लेकर भी बात करते हैं। विनोद जी, क्योंकि रैलियों में सीधा संवाद एक तरीके से होता है शब्दों के माध्यम से, लेकिन रोड शो की संवाद शैली अपने आप में अलग है। प्रधानमंत्री लगातार हम देख रहे हैं कि जब दिन भर वो रैलियां करते हैं तो शाम को कमोवेश हर दिन या हर दूसरे दिन वो किसी न किसी राज्य में, शहर में रोड शो के माध्यम से जनता से कनेक्ट करते हैं। रोड शो की इस शैली को लेकर आप किस तरह से देखते हैं, जनता से कनेक्ट करने को लेकर प्रधानमंत्री की इस पूरी प्रयास को, कोशिश को, इस पूरे चुनाव के बीच में? विनोद जी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अभी आप जो लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं सुन रहा था तो उसका भी, और आप लोग डिस्कस कर रहे थे कम्युनिकेशन को लेके, भाषा को लेके। हमें ये जानना जरूरी है कि इस देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी इस दौर के सबसे बड़े कम्युनिकेटर है, और जिसको अगर कम्युनिकेटर कहते हैं तो लैंग्वेज विनोद जी, आपको रोकना चाहूंगा, तस्वीर जो इस वक्त आ रही है उस पर लिखा हुआ है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, यानी कि
जम्मू कश्मीर से 370 और 35A का हटना, उसका एक मंच बना हुआ है। कश्मीर की पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं और बच्चे नृत्य कर रहे हैं भुवनेश्वर की सड़क पे। ये भी अपने आप में एक बड़ा संदेश है। विनोद जी। डेफिनेटली, और ये आप देखेंगे कि ऐसे इस रोड शो के 2 किलोमीटर के रोड शो में ऐसे कई मंच वहाँ के लोकल आर्टिस्ट और लोकल लोगों ने लगाया है, जो देश के सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे थे, और उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी के 10 साल की टेन्योर में उन सारे मुद्दे को एड्रेस किया गया है। ऐसे कई नजारे इस रोड शो में चलते हुए आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जब हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे, तो ये बात समझने की जरूरत है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस देश के सबसे बड़े कम्युनिकेटर है, जिनका संवाद पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, इसमें भाषा का कोई ऐसा ये नहीं है कभी बाधा जो प्राइम मिनिस्टर को कम्युनिकेशन करने में कभी दिक्कत हुई हो। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब एक बड़ा कम्युनिकेटर होता है, जब वो दिल से किसी के लिए बात करता है, तो चाहे तमिलनाडु में प्राइम मिनिस्टर का आप रोड शो देखें, या कन्याकुमारी में आप रोड शो देखें, या कर्नाटक में आप रोड शो देखें, या केरल में आप रोड शो देखें, या फिर नॉर्थ ईस्ट के किसी तरह में आप रोड शो देखें, हिमाचल में रोड शो देखें, प्राइम मिनिस्टर का कनेक्ट आम लोगों से एक जैसा ही होता है। इसको कहते हैं दिल का संवाद। ये दिल से संवाद का मतलब ये होता है कि जनता का एक भरोसा, एक विश्वास का संवाद। और जब एक विश्वास के संवाद की बात आप करते हैं, तो आप ये देखिए, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की ये नगरी है। ये जब भगवान जगन्नाथ की वो धरती है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए वो सबसे एक प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है उड़ीसा। और हमें ये याद रखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस दौर में उड़ीसा के कई बार दौरा किए हैं। आज ये चुनावी मौसम में दौरा करना, रोड शो करना एक अलग बात है, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात हो, उड़ीसा के अलग अलग क्षेत्रों के विकास की बात हो, तब प्राइम मिनिस्टर की जब आप देखते हैं सिंसियरिटी और वो चीजें लोगों ने देखा है। तो ये रोड शो एक तरह से एक रिपोर्ट कार्ड होता है, जब वो जनता के बीच में, तो जनता में वो किए हुए अपने जो काम है वो एक तरह से रिफ्रेश होता है, और वो सारे लोग उस प्राइम मिनिस्टर। विनोद जी, आपकी आवाज बहुत बेहतरी से हम तक नहीं आ रही। आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ लगातार भुवनेश्वर से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्योंकि आपने देखा तस्वीरों में एक मंच पर कश्मीर का 370 हटना, 35A आर्टिकल का हटना, ये भुवनेश्वर में मंच के माध्यम से, बीजेपी के माध्यम से ये कोशिश की गई। वहां की सियासत के लिहाज से, क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनाव है, उस लिहाज से कितना बड़ा और अहम एक मसला अपने आप में दिखाई पड़ रहा है आशुतोष आपको? वो जो आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं, वो तो पूरे देश का मसला है, और मतलब यहाँ भी जो लोग हैं वो इस मसले से आपको सर, हाल में एक फिल्म आई वो आर्टिकल 370 से, वो यहाँ भुवनेश्वर में लगी थी, बहुत लोगों ने उसको देखा, और उस फिल्म के बाद से इसको मसले पे चर्चा और ज्यादा बढ़ी। और मैं आपको बताऊं कि ये जब हटा था भुवनेश्वर में, विशेषकर जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग में इसकी, और लोगों ने प्रधानमंत्री की इस बात के लिए दाद दी कि इनके पहले ये मसला बहुत दिनों से बना हुआ है, कश्मीर का मसला बना हुआ था, लेकिन इसको कोई प्रधानमंत्री हल करने की हिम्मत नहीं कर रहा। इस हिम्मत के साथ उन्होंने इसको हल किया और आर्टिकल 370 को हटाया और वहाँ की स्थिति को नॉर्मलाइज की कोशिश की। आज अगर वहाँ स्थितियों में सुधार हुआ है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आर्टिकल 370 को हटाया गया। तो इस बात पर चर्चा अभी भी जारी है, और ये वास्तव में एक बहुत बड़ा सिंबल है, और प्रधानमंत्री की छवि से कनेक्टेड है, और इसकी चर्चा लोगों में बराबर होगी। बिल्कुल, और ये अपने आप में तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं कि कितनी बड़ी संख्या में भुवनेश्वर में जन समूह उमड़ पड़ा है। आज मुख्य मार्ग, जो कि जनपद से वाणी विहार चौक के बीच का लगभग 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, जहां प्रधानमंत्री इस रोड शो में इस वक्त शामिल हैं, और अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में सड़क के दोनों ओर लोग पहुंचे हुए हैं। और ये वो तस्वीर जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, डल झील नजर आ रही है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, इसका भी एक तरीके से यहाँ पे बात रखी गई है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर समान तरीके से सब जगह सबको हक मिल सके, उस लिहाज से ये अपने आप पे बहुत बड़ा दशकों पुराना ज्वलंत मसला था, जिसको पर हर एक भारतवासी को गर्व होता है कि हाँ, एक देश में 2 विधान संविधान नहीं हो सकते। ऐसे में एक देश एक विधान एक संविधान हो,
ये करके दिखाया 2019 में मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी ने। तो उसको यहाँ पर एक सामने रखना ये दिखाता है कि कितने बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं बीते 10 वर्षों में, और शायद उसी बात के माध्यम से जनता से जन समर्थन की बात कही जा रही है। और प्रधानमंत्री भी लगातार मोदी की गारंटी के नाम से जनता को उन बातों का जिक्र कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, कनेक्ट और संवाद, उस शैली के लिहाज से देखा जाए मौजूदा चुनाव में अपने आप में एक बेजोड़ प्रयास और बेजोड़ सफल कोशिश के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार जमीन पर धुआंधार रैलियां, रोड शो के माध्यम से जुटे हुए हैं। विनोद जी। और ये देखिए कि उड़ीसा जितने लोकसभा के साथ साथ में वहाँ विधानसभा का भी चुनाव है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो लगातार उड़ीसा के साथ में ये कनेक्ट है। और जो ये आप कम्युनिकेशन की बात करते हम लोग इस बात को देखें कि आज का जो रोड शो है वो एक तरफ से ये पब्लिक के बीच में एक जन समर्थन का एक सैलाब आप दोनों का साथ में देख रहे हैं भुवनेश्वर के साथ पहुंचे। और जब ये इसका सैलाब अपने नेता के लिए देखते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस नेता की अपनी पहुंच और वो कम्युनिकेशन की जब बात हम लोग कर रहे थे तो उसमें डायरेक्ट लोगों से किस तरह का संवाद बना है ये भी हम साफ तौर से देखते हैं। बदले हुए नजारे में आप देखिए कि इस बार 2024 के चुनाव में आते आते लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में सीधा अगर आप वहाँ मुकाबला देखें तो बीजेपी और बीजेडी के बीच में है। वहाँ कांग्रेस इस बार अपने एग्जिस्टेंस के लिए ही लड़ते हुए दिख रही है। मुकाबला सीधा बीजेपी और बीजेडी के बीच में है, और ये बीजेपी और बीजेडी के बीच में जो ये चुनाव है तो बीजेपी के लिए इस बार एक मौका है। नवीन पटनायक जो 5 बार के मुख्यमंत्री है वो शायद अपने 6वें बार के लिए एक रिकॉर्ड तो बना सकते हैं, लेकिन हेल्थ वाइज उनको पब्लिक मीटिंग में पब्लिक के साथ संवाद बनाने में उनकी भूमिका लगातार कम होती जा रही है। यही बात है कि मोदी के प्रति जो लोगों का आकर्षण बढ़ा है एज ए नेशनल लीडर और एक रीजनल लीडर के रूप में जब आप क्षेत्र में देखते हैं और उस क्षेत्र में जो लोगों का आकर्षण बढ़ता है तो उड़ीसा के लोग मोदी को वैसे ही अपना एक बड़ा लीडर उड़ीसा का भी मानते हैं और केंद्र की भूमिका में वो देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री मानते हैं। क्योंकि अभी एक नेशन वाइड में आप अगर देखिए तो पूरे देश में एक राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में एक ब्लैंक सा है नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में, तो वो एक लोगों को छवि हमेशा नरेंद्र मोदी ही सामने में आता है। और ये बात उड़ीसा के लोग जब से नवीन पटनायक आम लोगों के मिलने जुलने और कम्युनिकेशन से लेके और पब्लिक सभाओं और रैलियों से लगभग कटते जा रहे हैं या उनका स्वास्थ्य उस तरह से परमिट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली उस स्पेस को नरेंद्र मोदी के और बीजेपी के उस लगातार जनसंपर्क अभियान ने उस चीज को भरा है। तो आप इस चीज को देखिए कि पिछली बार का जो इलेक्शन था लोकसभा का इलेक्शन में आप 21 के सीट में बीजेपी, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और वहां का विधानसभा के असेंबली का इलेक्शन जो हुआ था उस समय में बीजेपी नंबर 2 की पार्टी थी। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी जो लगातार 5 टेन्योर का 5 दशक उसका जो एक नवीन पटनायक का ये रहा है उसका एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ एक मजबूत लीडरशिप का जो नरेंद्र मोदी का सामने में दिखता है, ये बहुत कुछ कहता है इस भव्य रैली में और लोगों की इस उमड़ी भीड़ में। और ये जब भव्य रैली में आप आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन देखते हैं और इस तरह के जब आप मंच तैयार देखते हैं तो डेफिनेटली वो लोहा के लोग एक मजबूत शख्सियत, एक मजबूत नेतृत्व की छवि जो अपने दिमाग में रखा है वो बड़े फैसले के कारण रखा है। और इसलिए उड़ीसा में ये उम्मीद जगी है कि उड़ीसा में एक जो फैसले मजबूत फैसले लेने वाला अगर मोदी है तो ये डबल इंजन की सरकार अगर केंद्र और स्टेट में बनेगी तो डेफिनेटली उड़ीसा का कायाकल्प होगा। और यही विश्वास के साथ ये 2 किलोमीटर का जो लंबा सफर है उसमें आप अलग अलग तरह के ये मंच सजे हुए दिख रहे हैं। विनोद जी, क्योंकि हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री पहले वंदे भारत का जिक्र भी है, वंदे भारत ट्रेन दिखाई पड़ रही है यहाँ मंच पे, और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री का कटआउट और 2 वंदे भारत ट्रेन ये दिखाता है नए विकसित भारत के संकल्प में कैसे नई परिपाटी को भी लाया गया है और एक रूप स्वरूप बदलकर नई तकनीक के आधार पर दुनिया के साथ कदम ताल मिलाकर कैसे भारत आगे बढ़ सके, उस गति को पा सके, उस गति की शक्ति को हासिल कर सके। इसीलिए गति शक्ति के माध्यम से जो नई व्यवस्थाएं हैं उसमें भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए वंदे भारत ट्रेन का एक तरीके से मंच पे दिखाया गया कि कैसे आज देश को वंदे भारत
नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया है। विनोद जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, जो 10 साल का काम है शायद वो एक तरीके से दिखाया जा रहा है यहाँ पे तमाम अलग अलग मंच के माध्यम से। 21 कमल खिलाने, ये एक बड़ी चुनौती के तौर पर कहा जा सकता है बीजेपी के लिए उड़ीसा में। तो वहां साथ ही साथ 147 सदस्यों वाली विधानसभा का चुनाव भी है। ऐसे में कल 3 रैलियां हैं, क्या बड़ी बात है प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के तौर पर रख सकते हैं? क्योंकि हमने देखा जब पहले उड़ीसा पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 5 वर्षों में राज्य को नंबर 1 बना देंगे उड़ीसा को। संसाधनों की कमी नहीं है, बस नियत के साथ आगे बढ़ना, डायरेक्शन देने की जरूरत है, जो कि बीजेपी करके दिखाएगी। विनोद जी, देखिए भाई, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये जितने आप एक डेवलपमेंट के प्रोजेक्शन और यहाँ पे जो कटआउट देखते हैं और इस तरह के मंच सजे हुए देखते हैं, डेफिनेटली बीजेपी का अपने संकल्प यात्रा के साथ ही ये अभियान हुआ था। और बीजेपी के संकल्प यात्रा में अगर आप विकसित भारत संकल्प को लें तो उसमें सिर्फ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वहाँ का जो सबसे जो बेसिक चीजें थी लोगों के सामने में, और वहाँ जिस तरह से उड़ीसा जैसे गरीब स्टेट में जो सोशल वेलफेयर स्कीम हो, या प्रधानमंत्री कल्याण योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये सारी चीजें एक तरह से बीजेपी के लिए शो केस था जिसको वो प्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन अचानक जब आप ये देखिए कि जिस दौर में इलेक्शन का ये कैंपेनिंग शुरू हुआ, अगर नेशन स्टेट पूरे नेशनल में देखिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो आप उसके बाद देखिए कि पूरे तरह से इस पूरे इलेक्शन के नैरेटिव्स को इंडिया गठबंधन ने बड़ी तरह चालाकी से चेंज किया और वो विकास के मुद्दे पे और डेवलपमेंट के मुद्दे पे बजाय बात करने का सीधे सीधे नैरेटिव को संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, भला भला ये सारे मुद्दे लेके उन्होंने इस नैरेटिव को बताना शुरू किया। क्योंकि उनका ये इंटेंशन था कि जो पब्लिक अगर देश के दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, मुझे लगता है कि आज नरेंद्र मोदी या पहला प्राइम मिनिस्टर होंगे जो तीसरी बार लोगों के बीच में खड़े हैं और इतना बड़ा समर्थन, इतनी बड़ी जो जनसंपर्क अभियान पीएम ने अभी पूरे देश में ये किया हुआ है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो आप झारखंड के स्टेट में चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, यूपी चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, ये रोड शो का ये नजारा और ये उभरती और ललकती भीड़ आप सब जगह एक ही जैसा देखेंगे। और वो जो विश्वास है, वो जो भरोसा है, वो प्राइम मिनिस्टर का वो काम है जो लोगों में इस बात का संदेश दिया कि जो कहा तो किया। बिल्कुल, हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ में भुवनेश्वर से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्योंकि विरासत भी, विकास भी इस संकल्प या कहा जाए इस मंत्र के साथ में हमने देखा लगातार प्रधानमंत्री अपने काम को आगे रखते हैं और किस तरीके से लोगों से कनेक्ट करते हैं, और वही आज हमको दिखाई पड़ रहा है। चाहे पारंपरिक वेशभूषा हो, चाहे परंपरागत नृत्य हो, परंपरागत वाद्य यंत्र हो, उन सबको भी प्रदर्शित किया गया है। तो साथ ही साथ कैसे उनका एक रिपोर्ट कार्ड बीते 10 वर्षों का प्रधानमंत्री के तौर पर रहा है, उसके बड़े फैसले और विकसित हो रहे भारत के तमाम चीजों को साफ तौर से प्रदर्शित किया गया है। आप किस तरह से इस बात को भुवनेश्वर, उड़ीसा में बैठ के देख रहे हैं कि जहां पर विरासत के साथ विकास भी, परंपरा के साथ कैसे तकनीक को जोड़ा जाए, उस दिशा में आगे बढ़ता हुआ भारत दिखाई पड़ रहा है। जनमानस के मन में इस बात को लेकर क्या कुछ बातें हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पूरा प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी जो पिछले 10 सालों का रिपोर्ट, उसका पिछले 10 सालों की सरकार की उपलब्धियां ये लोगों के सामने रखी जाए, लोगों को बताया जाए कि भारत कैसे विकसित हुआ है, क्या बड़े निर्णय लिए गए हैं इस सरकार द्वारा। जैसे आपने आर्टिकल 3 की बात, आपने वंदे भारत एक्सप्रेस के कटआउट की बात की, तो ये लोगों को ये दिखाने का प्रयास है कि क्या बड़े निर्णय लिए गए हैं इस देश के हाथ में, इस देश के लोगों के लिए, और क्या बड़े काम किए गए हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ढांचागत विकास की बात, ये कोई और की बात। तो परंपरा अपनी जगह, विकास अपनी जगह, इन सबको मिला के समष्टि में भारत को ऊपर ले जाने का जो प्रयास, उसको मिला जुला कर ये प्रयास कैसे हो रहा है, इसको दिखाने की कोशिश की गई है। और उड़ीसा के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बार मैं बताऊं, वैसे तो उड़ीसा हमेशा से राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन लुक पॉलिसी जो है भाजपा की और इस सरकार की जो लुक पॉलिसी है, उसका वैसा एक अभिन्न अंग है। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि यहाँ 21 लोकसभा की सीटें हैं और 147 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें इसका चुनाव हो रहा है। पिछली बार बीजेपी ने यहाँ 8 लोकसभा की सीटें जीती थी। अगर आप इस 214 के चुनाव से तुलना करें तो वो बहुत बड़ा जंप था।
क्योंकि 214 में उनके पास सिर्फ एक सीट, 2009 में कोई लोकसभा सीट नहीं, और 2019 में सीधे छलांग मार के वो 1 से 8 पे आ गए। और वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जो है, उनके प्रति लोगों का जो प्यार है, उनको एक बहुत बड़ा तबका था लोगों का जो उनको प्रधानमंत्री के तौर पे दोबारा देखना चाहता था, इसलिए बीजेपी को वो सीटें मिली। तो इस बार बीजेपी या इस प्रधानमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री देखिए उन्होंने बरहमपुर में उस दिन उनकी पहली चुनावी रैली हुई, वहाँ प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे लोगों का आह्वान किया कि आप डबल इंजन की सरकार बनाने में हमारी मदद करें, उड़ीसा में हमको एक मौका दें, हम भारत को विकसित करके उड़ीसा को भारत का नंबर 1 राज्य बना के दिखा दें। तो ये प्रयत्न हमेशा से उनका रहा है, और आज जो आप इस रोड शो में देख रहे हैं, ये इस प्रयत्न को दिखाने कि क्या करेंगे प्रधानमंत्री, क्या करेंगे अगर सरकार आएगी, अगर सरकार बन जाए यहाँ, ये इसको दिखाने का एक प्रयास। बिल्कुल आशुतोष, क्योंकि ये जो रोड शो चल रहा है थोड़ा सा इन किन किन रास्तों से, किन किन प्रमुख जगहों से होके गुजर रहा, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए, और क्या उनके महत्व है उस जगहों के, या उन कुछ खास पर्दे वाले जगहों को अगर कोई खास महत्व है तो उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने ये बताया कि आप ये भुवनेश्वर का, मतलब इसको आप भुवनेश्वर का राजमार्ग कहिए, जनपद, जिसको हम थॉरोफेयर कहते हैं, सबसे बड़ा थॉरोफेयर ये भुवनेश्वर का है। ये जहाँ से ये भाजपा कार्यालय के पास से ये शुरू हुआ, ये कारवां जो है वहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद राम मंदिर है, इसके ठीक बाद राम मंदिर है, वहाँ से राम मंदिर से होता हुआ ये आगे गुजरा, उसके बाद रूपाली स्क्वायर है, रूपाली छत है, फिर वहाँ से आगे वाणी विहार जो यहाँ की यूनिवर्सिटी है, उसके यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस वहाँ जो है, यहाँ तक वहाँ तक का रास्ता जो है, तो ये मुख्य मार्ग है भुवनेश्वर। आज से नहीं, एक जमाने के लिए भुवनेश्वर का मुख्य मार्ग ये वो मार्ग है जहाँ हमेशा, मतलब जो लोगों को हमेशा से आकर्षित करता रहा है। इसका राजनीतिक महत्व है, इसका सांस्कृतिक महत्व है, और इसीलिए इस मार्ग को चुना गया है प्रधानमंत्री के इस रोड शो के लिए। तो ये हर जगह से जहाँ से गुजरा है वहाँ मतलब ऐसे कटआउट रखे गए हैं, ऐसे चिन्ह रखे गए हैं जो कि सरकार की, या तो सरकार की उपलब्धियों को दिखाएं, या फिर सरकार क्या करना चाहती है उसको दिखाएं, और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को दिखाएं। बिल्कुल, विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद जी, किस तरह से आप इस बात को देखते हैं कि विरासत भी, विकास भी और जनपद का जिक्र आशुतोष कर रहे हैं, तो जनता के इस पथ से, कर्तव्य पथ का जो मार्ग प्रधानमंत्री ने चुना है, देश के लिए कैसे अमृतकाल में आगे बढ़ना है, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है, 2047 की बात करते हैं, 24x7 काम करते हैं, इन तमाम बातों को आप इस मौजूदा तस्वीरों में किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं सुन रहा था, अपने रिपोर्टर आशुतोष जी बता रहे थे, आपने बढ़िया सवाल पूछा था। सवाल ये है कि जो सांस्कृतिक विरासत की बात आप जब कहते हैं कि ये सांस्कृतिक विरासत तो उड़ीसा में, जब आप पुरी में जगन्नाथ की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि आपको याद होगा कि पुरी के जगन्नाथ कहते हुए वो भगवान जगन्नाथ की वो पूरी दुनिया में जो फैली हुई उनकी एक शख्सियत है, जगन्नाथ के नाम आप जब कहते हैं तो सीधे सीधे आपको उड़ीसा जहन में आता है। जब आता है तब उसके साथ साथ आपको उस वैष्णव संप्रदाय और वो कृष्ण को मानने वाले वो लगातार पूरे उड़ीसा के साथ चलते हुए पश्चिम बंगाल और बिहार से होते हुए आप ये देखिए पूरे देश के जनमानस में, तो वो एक उसके मानस पटल में है जो उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत है। और यही सांस्कृतिक विरासत उड़ीसा के आप कह सकते हैं कि उसके संस्कृति उसके सबसे मूल आधार है, उसके टूरिज्म का, उसके छोटे मोटे जितने कारोबार हैं, हस्तकला हो, चाहे जितने भी उसके हस्तकरघा हो, या जो भी छोटे कारीगर हो, ये सारे चीजें इसी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए कि कितना कमाल की चीज है कि एक बार रथ यात्रा का साथ में पूरी दुनिया का आकर्षण उड़ीसा में होता है और उसका उस सांस्कृतिक विरासत का डेवलपमेंट नहीं होता है, तब आप कह सकते हैं कि भारत को अपने विरासत पर गर्व करना अगर किसी ने सिखाया है तो नरेंद्र मोदी ने सिखाया है। जो सांस्कृतिक विरासत की बात जब आप कहते हैं कि आपके रामलला विराजमान के एक प्राण प्रतिष्ठा में आप देखिए किस तरह की सियासत पूरे देश में हुई थी। साल का लंबा संघर्ष के बाद ये रामलला विराजमान अयोध्या के मंदिर में उनका ये 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो ये सवाल लोगों के जहन में है
क्योंकि सांस्कृतिक विरासत में के नाम पे उड़ीसा में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, न कोई लेफ्ट है, न राइट है, न मिडिल है। उनके सामने में उनका आदर्श भगवान जगन्नाथ है। तो ये राम मंदिर निर्माण के बाद उड़ीसा में एक स्वतः स्फूर्त एक चेतना भी बनी है। आप थोड़ी दूर इसी में चलते हुए जाएंगे इस रोड शो में, तो आपको कहीं भव्य रामलला के का मंदिर का भी आपको कहीं न कहीं दिखाई देगा। तो कि ये सांस्कृतिक चेतना का जो एक आप कह सकते हैं पुनर्जागरण का ये दौर है, उसकी प्रतिध्वनि आपको उड़ीसा में ज्यादा दिखाई देगी। क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान में और प्राइम मिनिस्टर के जल जीवन मिशन के साथ में जो हर घर नल का जल पहुंचाने के मिशन में उड़ीसा ने बेहतरीन काम किया है। और उस बेहतरीन काम में जो सांस्कृतिक स्थल है, जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, उसको सजाया संवारा गया है, उसका एक तरह से पुनरुद्धार हुआ है। तो आज उड़ीसा के लोग चाहे अपने चैतन्य महाप्रभु के वो परंपरा के मानते हो, रामदेव के परंपरा को मानते हो, रामानंद के परंपरा को मानने वाले लोग हो, और इसी परंपरा को चलते हुए पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई हो, आज उड़ीसा को अपनी पहचान पे गर्व होने लगा है। आज उड़ीसा को अपनी सांस्कृतिक विरासत पे गर्व होने लगा है। तो इस झांकी में, इस रोड शो में और प्राइम मिनिस्टर को अभिवादन करते हुए जो अगर आप लोगों की ललक देख रहे हैं, ये उत्सुकता देख रहे हैं, तो वो एक सांस्कृतिक चेतना भी है, वो एक गौरव भी है जो इस दौर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एहसास कराया है। ये सांस्कृतिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव जो है वो उड़ीसा की पूंजी है, लेकिन इस देश की जो ये राजनीतिक व्यवस्था थी, शायद इसको कभी भी समझ नहीं पाई। बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत जरूरी है कि विरासत भी और विकास भी कैसे एक सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है, उसका बेहतरीन उदाहरण हमने कुछ वर्षों में देखा है और उसका एक प्रतिध्वनि भी साफ तौर से दिखाई पड़ती है। आशुतोष हमारे साथ लगातार बनेंगे भुवनेश्वर से। आशुतोष, क्योंकि हम परंपरा विरासत की बात कर रहे हैं और बात इस वक्त भुवनेश्वर उड़ीसा की हो रही है, तो जो जानकारी मिल रही थी प्रधानमंत्री के इस रोड शो में कई जगहों पर इस प्रकार की भी व्यवस्थाएं की गई हैं जहां पर उड़ीसा के पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन भी सुनाई पड़े प्रधानमंत्री को, इसकी व्यवस्था भी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का जिक्र किया जाए तो उसमें झांझ, मृदंगम, धुड़ीकी और इसके अलावा दसकठिया जैसे तमाम जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, इनका भी एक तरीके से व्यवस्था की गई है। इसको लेकर क्या जानकारी आप साझा करना चाहेंगे? मैडम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उड़ीसा के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, जैसे वो मतलब वो झांझ हो और या चाहे वो मार्दल हो, वो ड्रम्स हो, तो ये सब जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं ये तो मौजूद थे। प्रधानमंत्री का स्वागत करते थे, इनका प्रयोग किया गया, रैली में भी मौजूद, लोग इनको लेके मौजूद हैं और पारंपरिक वस्त्र पहने हुए हैं और इसको बजा रहे हैं ताकि और लोगों का स्वागत, वो प्रधानमंत्री का स्वागत भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की रैली में इसको लेकर, प्रधानमंत्री के रोड शो में इसको लेकर चल भी रहे हैं ताकि उड़ीसा के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं जो कि यहाँ की विरासत, सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, उसको भी दिखाया जा सके। और जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था कि उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत जो है उसमें यहाँ की धार्मिक विरासत जो है वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। अभी मतलब जगन्नाथ जी की, भगवान जगन्नाथ की बात हो रही थी, तो वो तो जगत के नाथ है और उड़ीसा के मतलब इष्ट देवता है। उड़ीसा के ही इष्ट देवता सारा राष्ट्र जो है वो उनके आगे झुकता है, उनको मानता है। तो वो सारे राष्ट्र के देवता है, उड़ीसा के देवता है। और जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी का, जिसको प्रधानमंत्री सारे लोग जो है उनके मन में उसके लिए बहुत बड़ी श्रद्धा है, उसको अभी हाल में ही उसका काफी विकास किया गया है। हेरिटेज कॉरिडोर उसके आसपास बनाया गया है और उसके बाद से वहाँ लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या वहाँ लगातार बढ़ रही है। तो ये सब जो है ये सांस्कृतिक विरासत से, उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई चीजें हैं। और ये जो प्रधानमंत्री का रोड शो है, जहाँ आपने एकदम सही कहा कि विरासत भी, विकास भी, ये दोनों चीजें जो है एक साथ दिखाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ पारंपरिक वाद्य यंत्र है, वो मार्दल हो, झांझ हो, ड्रम्स हो, दूसरे या पारंपरिक पोशाक हो, जब जैसे महिलाएं जो पथाबल्ली की बात की आपने वो हो, और दूसरी तरफ धार्मिक विरासत, ये सब एक साथ दिखाने की कोशिश हो रही है। और विकास इस देश का कैसे हो रहा है, वो धार्मिक क्षेत्र में विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो या ढांचागत विकास हो, इसको दिखाने के लिए एक समन्वित विकास जो है, बिल्कुल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो है, जिसको दिखाने की कोशिश। बिल्कुल, और वो अपने आप में साफ तौर से दिखाई भी पड़ रहा है कि किस प्रकार से लोगों के साथ में संवाद और किस प्रकार से एक जुड़ाव साफ तौर से दिखाई पड़ता है। और बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों का हुजूम पहुंचा हुआ इस वक्त
भुवनेश्वर की सड़कों पर जब प्रधानमंत्री करीब 2.5 किलोमीटर के आसपास का रोड शो कर रहे हैं, जनपद से वाणी विहार चौक तक ये दूरी वो प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं और सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है। उत्साह के साथ सैकड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री के वाहन के आगे महिलाएं चल रही हैं, पारंपरिक वेशभूषा में वो इस वक्त मौजूद हैं और ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री के स्वागत और उनके सत्कार के लिए फूलों की वर्षा की जा रही है। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विनोद जी, इस बात को किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं क्षेत्रीय अस्मिता, क्षेत्रीय पहचान को समाहित करते हुए राष्ट्रीय हित के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, उस बैलेंस को बनाने की जो एक अप्रोच प्रधानमंत्री की तमाम नीतियों में, संवाद में या कार्यों में या लोगों के साथ जुड़ने में या नीतियों को आगे बढ़ाने में दिखाई पड़ती, उसका एक सामंजस्य को आप कैसे देखते हैं जहां पर क्षेत्रीय अस्मिता, उनकी पहचान को समाहित करके राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने की बात होती है? विनोद जी। जी आर्यन, मैं यही चीज कह रहा था, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। उसके साथ आप ये देखिए कि एक हर डिस्ट्रिक्ट का जब आप कहते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, तो उसके साथ में आप देखिए कि उड़ीसा ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आप देखिए कि हस्तशिल्प से जुड़े हुए, हस्तकरघा से जुड़े हुए कितने जबरदस्त वहाँ की कलाकारी है। और उस कलाकारी को अगर एक राष्ट्रीय मानक के रूप में, राष्ट्रीय पे चीज को लाया गया है, तो आप कह सकते हैं एक बड़ी कोशिश हुई है इस तरीके पे। लेकिन अब मैं इन सारी चीजों से, जब हम ये सांस्कृतिक और विरासत की चर्चा करते हुए अगर हम थोड़ा सा हम लोग इसके राजनीतिक पृष्ठभूमि में जाके, तो आप ये देखिए कि उड़ीसा की में जो जनता के बीच में आप ये जो स्वतः स्फूर्त ललक देख रहे हैं, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि लगातार आप देखिए सन 2000 से लेके अब तक वहाँ नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर रहे हैं और बीजू जनता दल का कोई भी अभी तक कोई मुकाबला इस तरह से चैलेंज देते हुए उड़ीसा में नहीं दिख रहा था। पिछले 5 चुनाव में आपने चाहे असेंबली या पार्लियामेंट में आप चुनाव में देखे कि जिस तरह से वहाँ बीजू जनता दल के और खासकर के नवीन पटनायक की जो छवि उभरी थी, उस छवि के साथ में कांग्रेस तो एक तरह से वहाँ गायब सी होती गई, लेकिन बीजेपी मजबूती से अपने को वहाँ पे अपनी भूमिका के लिए तैयार रही और इस भूमिका को बनाते बनाते बीजेपी ने एक बड़ा नेटवर्क पूरे उड़ीसा में खड़ा किया है और वो जो नेटवर्क है वो उसको वहाँ के विरासत से मिला है। ये विरासत की बात में जब कहते हैं तो आप ये देखिए कि किस तरह से उड़ीसा में काम करते हुए, वहाँ चाहे स्कूल आदिवासी इलाकों में काम करते हुए, उनके साथ में एकलव्य विद्यालय के साथ में, या ऐसे ढेरों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस प्रोजेक्ट में काम करते हुए उड़ीसा में बीजेपी ने अपने माध्यम से उसको एक लोगों के बीच में सामाजिक कार्य करते हुए जगह बनाई। तो ये इम्पोर्टेंट है, जब आप समाज के बीच में जाते हैं, समाज के साथ संवाद बनाते हैं, समाज के दुख सुख में उसके सामने में होते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको कभी न कभी राजनीति में पे करता है। अब जब सीधे सीधे आप हम इसको पराभव तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन नवीन पटनायक जो 2019 में जिस स्फूर्ति से और जिस मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे, वो शायद 2024 में उनका नजारा नहीं है। अभी आप बीजू जनता दल के देखिए कई कद्दावर लीडर तो बीजू जनता दल के एक अंदर आप कह सकते हैं कि वो रहे हुए थे या वो एक तरह से स्टील बॉडी थे बीजू जनता दल के लिए, वो सारे लोग बीजू जनता दल को छोड़ते हुए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये जो अब जो नवीन पटनायक की जो भूमिका है एक टीम के रूप में बीजू जनता दल को अपने कोई इस लड़ाई में सामने में रखा है, लेकिन संवाद के रूप में, पब्लिक से कनेक्ट के रूप में, वहाँ नेतृत्व के रूप में अब नवीन पटनायक की भूमिका नहीं रह गई है। तो ये जो इस बार का जो 2024 की वो चुनौती जो है वो बीजेपी ने एक बड़ी चुनौती बढ़ाई है बीजू जनता दल के लिए, और ये जो चुनौती है वो बीजेपी को लोकसभा के साथ साथ वहाँ के विधानसभाओं में काफी तेज दे रहा है। तो आप ये एक बात, हम इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि बीजेपी इस बार उड़ीसा में बहुत अच्छा कर रही है। वो अच्छा करने के पीछे बीजेपी की एक लगातार कोशिश की है। अब आप देखिए हमारे महामहिम राष्ट्रपति भी वहाँ उड़ीसा से आते हैं, तो उस ट्राइबल इलाके से आते हैं जहाँ आप इसको कल्पना नहीं कर सकते थे कि जिस इलाके में कभी कोई बच्ची, कभी कम से कम आदिवासी बच्ची स्कूल जाती होगी, वहाँ उतनी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से महामहिम जो हमारी राष्ट्रपति है वो किस तरह से वहाँ संघर्ष करती रही है और उसके बाद वो शिक्षिका भी बनती है स्कूल की, और उसके साथ साथ अपने सामाजिक कार्यों से बीजेपी के साथ जुड़ती भी है और वहाँ मंत्री भी रहती है।
उस 2000 के समय में जब बीजेपी और नवीन पटनायक की सरकार बनी थी, जहां तक मुझे याद है जी। तो ये सारी चीजें जब डेवलपमेंट आप ये देखिए तो इस डेवलपमेंट में आपको पक्का यकीन करना होगा कि बीजेपी अचानक उठ के आज वहां पे अपना इस तरह के माहौल चुनौती वाला जो उनका सिचुएशन बनाया है नवीन पटनायक को, अचानक नहीं हुआ है। इसके लिए उनका लंबा संघर्ष है और मोदी जी में, खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी में ये खासियत है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जो वहां पे कैडर से लगातार संपर्क करते हैं, उनसे संवाद करते हैं और वो संवाद और संवाद की जो आप इस तरह से नतीजा देखते हैं, उसका परिणाम देखते हैं, इस रोड शो में देखते हैं। क्या कल्पना कर सकते थे बीजेपी के और प्राइम मिनिस्टर मोदी के रोड शो में ये 3 किलोमीटर तक लगातार इस तरह की लंबी लंबी कतारें में और उमड़ती हुई होगी। तो ये भीड़ जो है वो उस कार्यकर्ताओं का वही उत्साह है और ये भीड़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो कनेक्शन है जो उड़ीसा में लगभग अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ बनाया है। आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए। आशुतोष, क्योंकि जो बात विनोद जी कह रहे हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? हर दिन नया होता है और हर चुनाव अपने आप में नई प्रकार की परिपाटी का होता है। 2014-19 के बाद 24 में जब हम बात कर रहे हैं तो देश के बड़े क्षेत्रीय क्षत्रपों की जब बात होती है तो नवीन पटनायक का नाम निश्चित तौर से आता है। उन्होंने लगातार राज्य को एक तरीके से नेतृत्व दिया है बीजेडी के माध्यम से, लेकिन मौजूदा समय में चुनाव से पहले जैसे उनके साथ बड़े बड़े उनके सिपह सालार उनका साथ छोड़कर बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं, ये क्या कहानी बयां करता है? जिस प्रकार से विनोद जी नीतियों का जिक्र कर रहे हैं तो जो जमीन तक पहुंची है उसको आप किस तरह से वहां पे मौजूदा हालात में देख पा रहे हैं? महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से एक आदिवासी महिला का देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना, ये भी अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां अपने आप में बदली हैं। इन तमाम फैक्टर्स को आशुतोष आप किस तरीके से देखते हैं 2024 की चुनौती में? नहीं, वो आप एकदम सही कह रहे हैं कि जहाँ तक महामहिम राष्ट्रपति का सवाल है वो तो हम सबके लिए गर्व का विषय है और खुशी का विषय है। एक आदिवासी महिला जिन्होंने इतना संघर्ष किया, वो यहाँ मंत्री रही, यहाँ की राजनीति में सक्रिय रही, शिक्षिका रही और उनका अपना जीवन जो है उसमें बहुत सी त्रासदियां रही, जीवन बहुत संघर्षमय रहा। ऐसी महिला अगर देश के सर्वोच्च पद पर जाती है तो ये सिर्फ उड़ीसा के लिए नहीं, सारे भारतवर्ष के लिए बल्कि सारे विश्व के लिए गर्व का विषय है कि ऐसी महिला भारत की राष्ट्रपति, और उनको बीजेपी ने, उनको सरकार ने चुना, उनको बढ़ावा दिया, उनको वो उस पद पर पहुंची। अपने आप में हम सबके लिए गर्व का विषय है, भारत के लिए गर्व का विषय है, उड़ीसा के लिए गर्व का विषय है और ये इसमें कोई पार्टी की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने खुद इसको बड़े गर्व का विषय बनाया, तो ये सबके लिए गर्व का विषय, ये अपनी जगह। और दूसरी जगह ये सच है कि 2000 से आज तक शासन लगातार करते आ रहे हैं नवीन पटनायक और इनमें से 2 टर्म जो मतलब 2000 से 2004 और 2004 से 2009 ये जो है ये एक कोलिशन गवर्नमेंट थी बीजेपी भाजपा के साथ। और उसके बाद 2009 में चुनाव के ठीक पहले ये कोलिशन टूट गया और उसके बाद से वो अलग अलग चुनाव लड़ते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री वो 2000 से लगातार रहे। तो ये सच है कि आप 24 साल तक लगातार शासन करते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरूर कहीं न कहीं आता है और इस बात का एहसास मुख्यमंत्री जी को और उनकी पार्टी के लोगों को भी हो। और जहाँ तक ये पार्टी कुछ लोगों को छोड़ने की बात है तो एक नंबर 1 ये आया राम गया राम, ये भाजपा से भी कुछ लोगों ने छोड़ा है और जो गए हैं बीजू जनता दल में, बीजू जनता दल से लेकर ज्यादा लोग आए और क्योंकि बीजू जनता दल शासन वाली पार्टी थी इसलिए वहां से जो लोग आए, जैसे कुछ पूर्व मंत्री थे तो ऐसे लोग आए तो उनकी चर्चा ज्यादा हुई। लेकिन ये अपने आप में सच है कि पिछले चुनाव में इस किस्म का दृश्य देखने को नहीं मिला था। तो इस बात इससे एक इम्प्रेशन पैदा हुआ है कि शायद कहीं न कहीं कोई घबराहट है या एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा बढ़ी हुई है। वो तो वाकई स्थिति क्या है ये लोग चुनाव का नतीजा आएगा तब सामने आएगा, लेकिन ये अपने आप से सच है कि इस बार कांटे की लड़ाई है। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा जैसा मैंने आपसे कहा कि 2009 में जब दोनों पार्टियां अलग हुई और उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया तो 2009 में जैसे 2009 के चुनाव के जब नतीजे निकले तो भाजपा के पास विधानसभा में सिर्फ 6 सीटें थी और लोकसभा में कोई थी। उसके बाद भाजपा फिर आगे बढ़ी, 2014 में उनके पास विधानसभा में 7 सीटें आई और लोकसभा की 1 सीट आई। 2019 में उन्होंने बड़ी छलांग मारी और विधानसभा में 23 सीटें आई और वो मुख्य मेन अपोजिशन पार्टी बनी और उनकी लोकसभा की सीटें बढ़ के 8।
तो और आप देखिएगा कि भाजपा जैसे जैसे ऊपर गई है, कांग्रेस वैसे वैसे नीचे गई। मतलब कांग्रेस का डिक्लाइन जो है, नीचे जाना और ऊपर आना, ये प्राय आप देखिएगा तो एक ही अनुपात में, जिस अनुपात में कांग्रेस गिरी है उसी अनुपात में भाजपा आगे बढ़ी है। जहाँ तक नवीन पटनायक की सरकार की या उनकी व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि पिछले दिनों उस पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। लेकिन ये सच है कि 24 साल के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी कहीं न कहीं काम करने लगती है और ये उन पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव डाल रही है। और दूसरा सवाल ये है कि वो 77 साल के हो, तो उनकी भी उम्र हो रही है। और ये एक ऐसी पार्टी, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये वन मैन पार्टी है, वो अगर नहीं रहे तो पार्टी नहीं रहेगी। लेकिन आज तो जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, ये सही है कि मेन वोट कल्चर पार्टी के बजट, लेकिन एक कैडर पार्टी का तैयार हुआ है। ये कैडर अगर कल को नवीन पटनायक नहीं रहे तो क्या स्थिति होगी, ये आज कहना मुश्किल है। लेकिन इस बार लड़ाई कांटे की है और भाजपा ने भी इस चीज को देख लिया है। पिछली बार जो 21 सीटें लोकसभा की 1 से बढ़ के 8 गई और वो मेन अपोजिशन पार्टी बन के विधानसभा में उभरे, तो इस बार उनको लगता है कि कहीं न कहीं उनके लिए एक मौका है, वो सरकार में आए ना उनके लिए आगे बढ़ा और उनको चुनौती देने का, मुख्यमंत्री को ठीक से चुनौती देने का और अपनी सीटें बढ़ाने का एक मौका है। इसीलिए इस बार प्रधानमंत्री भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये रोड शो उसका एक उदाहरण है। पिछली बार जैसा मैंने आपसे कहा कि जो 8 सीटें लोकसभा में बढ़ के उनकी हुई थी, वो प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि हुई। लोग चाहते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री और वही वाला शहर भी खुद इस बात को जानते हैं और ये रोड शो जो है उस इमेज को और शक्तिशाली बनाने का प्रयास। बिल्कुल। विनोद जी भी हमारे साथ में मौजूद है। विनोद जी, आपको लगता है कि जो मौजूदा बीजेपी एनडीए की पूरी रणनीति है, 400 पार का जो नारा है, उसमें जिन राज्यों में संभावनाएं बीजेपी देख रही है अपने विस्तार को लेकर, उनमें उड़ीसा भी एक है, 8 तक की संख्या पहुंची है, 21 कमल खिलाने की एक तरीके से दावेदारी है। तो ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं मौजूदा समय में? रोड शो में तो संवाद नहीं है शब्दों के माध्यम से, लेकिन कल 3 धुआंधार रैलियां दिन में कल उड़ीसा में वो करने वाले हैं, कंधमाल, बलांगीर और बरगढ़ में। ऐसे में कौन से बड़े मसले जो इस वक्त लगातार सुर्खियों में हैं, चाहे वो आरक्षण की बात हो, संविधान की बात हो, लगातार प्रधानमंत्री इस बातों पे मुखर तौर पे अपनी बात को रख रहे हैं। और आज भी प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचितों के हक का मैं चौकीदार हूं, किसी के माई के लाल में दम नहीं कि वो वंचितों के हक को छीन सके, लूट सके। आरक्षण के मसले को लेकर सीधे तौर पे वो मुखर दिखाई पड़ रहे हैं। आपको लगता है कि यही तमाम बातें कल भी प्रधानमंत्री उड़ीसा की सरजमी से जनता से संवाद में कहते नजर आएंगे? जो आप सवाल उठा कर रहे थे, उसी सवाल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अभी जो उड़ीसा के सिचुएशन में अगर आप देखें, पहले तो हम ये चीज समझें आर्येंद्र की पब्लिक रैलियां और रोड शो में प्राइम मिनिस्टर मोदी का जहां भी पूरे स्टेट के, चाहे चुनाव के समय में हो या चुनाव से पहले का भी रहा हो, प्राइम मिनिस्टर अमूमन वहां पे रोड शो जरूर करते हैं। और रोड शो करने का मतलब सीधा सीधी एक रीच आउट होता है। और रीच आउट इन द सेंस कि जब आप जनता के बीच में जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर प्रधानमंत्री जब सीधा आपके बीच में खड़ा होता है तो डेफिनेटली जनता में उसका एक आकर्षण होता है। और जब जनता सीधे अभिवादन करते हुए, आंख से आंख मिलाते हुए अपने प्रधानमंत्री को अभिवादन देते हुए वो प्रधानमंत्री का काफिला वो उधर से गुजरता है, तो वो जो एक लम्हा है, आप जब इस रोड शो में जाते हुए लोगों को देखते होंगे कि अपने अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें उतारते हुए, वो उनके लिए एक ऐतिहासिक होता है। हम लोग कई बार हम लोगों को भी मौका मिला है इस ऐतिहासिक पल में, ऐतिहासिक क्षण में वहाँ पे मौजूद होने का, तो देखा है लोगों के चेहरे पे जो उत्सुकता, भाव, विह्वलता होती है, वो अपने आप में एक कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की एक नई छवि, एक अलग छवि प्रस्तुत करती है। रही बात जब आप जिस राजनीति की बात कर रहे थे, उस राजनीति में समझने की जरूरत है कि वहां एक तरह से कांग्रेस ने पूरे उड़ीसा में जो अपना उनका बेस था उसको खो दिया था। इस बार का अगर 2024 में देखें तो 2024 में कांग्रेस सक्रिय हुई, लेकिन वो इतने लेट से सक्रिय हुई थी जो उनका फुटप्रिंट बहुत कायदा से उड़ीसा में नहीं बन पाया। और सक्रिय किस तरह से हुई तो उन्होंने अपने पुराने जो लोकसभा के सांसद रहे, गिरधर गमांग रहे हैं, पुराने सांसद हेमा गमांग रहे हैं, संजय भोई रहे हैं, ऐसे पुराने नेताओं को फिर से कांग्रेस ने एक पब्लिक फेस बनाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है, जो गिरधर
श्रीधर मांग जैसे नेता जो जी। कभी आज से 40 साल पहले वहां पे पॉपुलर रहे होंगे, के बीच में से कटने के बाद अचानक कैसे महत्वपूर्ण हो जाएंगे। बिल्कुल ये विनोद एक जी, जो बड़ा आप बात सवाल है। कह रहे हैं अपने आप में बदले हुए हालात में, बदली हुई तस्वीर में नए 2024 के चुनाव में किस प्रकार की राजनीति दिखाई पड़ रही है, वो अपने आप में 4 जून के नतीजों से दिखाई पड़ेगी। लेकिन बहुत कुछ है जो बदलता हुआ